तो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब उतने अच्छे तो नहीं होंगे जितना अच्छा आपको होना चाहिए, क्योंकि ये यूपीपी री एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है जितनी आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी खुद से। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि आपने तैयारी नहीं की, आपकी तैयारी अच्छी नहीं की। ठीक है, आपने तैयारी बहुत ही अच्छी की थी, बहुत ही ज़ोरों शोरों से की थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हम एग्ज़ाम हॉल में लैग कर जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं कमियों के बदौलत हमें ये सब देखने को मिलता है। तो फिर भी आप घबराओ मत, है ना, क्योंकि घबराने से और ऐसे परेशान हताश होकर बैठने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आपका जो स्कोर है, जो आपका स्कोर है वो स्कोर उतना ही रहेगा। इससे अच्छा ये है कि आप उन बातों को सभी को भूल जाओ और अपने यूपीएसआई को टारगेट करो। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए अच्छी बात है, इनका स्कोर अच्छा आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा है तो वो घबराए नहीं। जिन थानों पर ये कांस्टेबल बन के जाएंगे ना, कुछ समय बाद आप उन्हीं थानों पर यूपीएसआई यानी दरोगा बन के जाओगे। ये आग अपने सीने में लगा लो। ठीक है, और निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से करना। जो भी आपने कमी एग्जाम हॉल में की थी, बस उन कमियों को ध्यान में रखकर रोज़ाना आपको ऐसे पढ़ना है जैसे जैसे आपका ये लास्ट चांस हो यूपीएसआई। और इस तरह से पढ़ना है कि इस बार में ये यूपीएसआई अपने निकाल के थानों पर दरोगा बन के जाओ। ठीक है, जहाँ पर ये कांस्टेबल बन के जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज ये पॉलिटी की हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास करा रखी है जिसमें मैंने आपको भारत के संविधान के बारे में बताया गया कि भारत में टोटल 25 भाग हैं। भारत के संविधान के टोटल 25 भाग हैं और उन 25 भागों में किस किस चीज़ का प्रावधान किया गया है ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा दिया है ना। वो छोटी छोटी जानकारी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, इसलिए उस क्लास को आप एक बार देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास में हम जानेंगे भारतीय संविधान का, जो भारत का जो संविधान है ना, तो उसका विकास कैसे हुआ था, उसके विकास के क्या कारण थे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ बताऊँगा। दो चीज़, पहली तो मैं आपको ये बताऊँगा कि एक तो हमें कंपनी के अधीन शासन को जानना है और दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अपने भारत को बचाना है ना। तो देखिए, ये जो कंपनी के अधीन शासन था, इसमें आपको 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था ना, 1600 ईस्वी का जो राजलेख अधिनियम था, राजलेख था, इसमें क्या हुआ था, ये क्यों लाया गया था, इसको बताने के दो कारण हैं। पहले मैं आपको वो कारण बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा, है ना। आइए जानते हैं वो दोनों कारण कौन से थे। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, आपने इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ी होगी कि 1757 ईस्वी में एक तो हुआ था प्लासी का युद्ध, है ना, और 1764 ईस्वी में एक हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। इन दोनों लड़ाइयों को देखो, प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ये आपको पढ़ा होगा आपने, है ना। 1774 के जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज था, इसके पीछे ये लड़ाई हुई थी। और भारत की तरफ से कौन कौन थे इस बक्सर के युद्ध में, शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और मीर कासिम भी बंगाल के नवाब थे, है ना। ये तीनों की हार हुई थी। इन तीनों कोई जो मिलकर सेना इस हेक्टर मुनरो से लड़ रही थी, हेक्टर मुनरो ने इन तीनों की सेनाओं को परास्त कर दिया। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद, यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपको समझाने के लिए, इन दोनों लड़ाइयों को जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर, कहाँ पर, बंगाल पर, इस बात को याद रखना, बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा कसा। ठीक है, और इसी शासन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी अपने अनुकूल बनाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर बहुत सारे एक्ट पारित किए। और उन्हीं एक्ट के पारित होने के साथ साथ अपने भारत के संविधान का निर्माण शुरू होने लगा था। ठीक है, विकास शुरू होने लगा था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट जान लीजिए, 1765 ईस्वी में एक हुई थी आपके इलाहाबाद की संधि, ये यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लगा था तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको मैं दो तीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, लेकिन वो पॉइंट बताने से पहले सबसे पहले हमें 1600 ईस्वी का जो राजलेख अधिनियम था ना, उसके बारे में जानना है ना। तो सबसे पहले आप 1600 ईस्वी के इस राजलेख के अधिनियम के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें जो ये राजलेख अधिनियम था ना 1600 ईस्वी का, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था। महारानी एलिजाबेथ ने एक मर्चेंट एडवेंचर्स करके एक ग्रुप था, एक व्यापारी ग्रुप था। इस ग्रुप को 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों पर व्यापार करने के एकाधिकार प्रदान किए गए थे।
अब आपसे क्वेश्चन की वैरायटी किस टाइप से पूछी जाएगी, तो पूछी जाएगी कि मर्चेंट एडवेंचर्स को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार 15 वर्षों का किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा महारानी एलिजाबेथ ने। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने ही 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में यहाँ पर जो कुल पूंजी लगी थी, तो वो कुल पूंजी थी $30,133। और इसमें कुल भागीदार थे 217 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद 1613 ईस्वी में क्या हुआ, 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खोली गई थी। कहाँ पर, सूरत में। ये अपने आधुनिक भारत में पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे। कौन कौन से, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ये 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में। और इन तीनों केंद्रों को ही मिलाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कहा गया है। क्या क्या कहा गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कहा गया है, जिसमें एक गवर्नर हुआ करते थे, एक उप गवर्नर हुआ करते थे, और इसमें 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे जो कि निदेशक मंडल के सदस्य थे। किसके, निदेशक मंडल के सदस्य, है ना। आइए अगला पॉइंट, यहाँ तो मैंने आपको डिस्कस करा दिया है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको 2-3 पॉइंट और डिस्कस कराना चाहता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, समझने की कोशिश करना, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना। उसके बाद 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन चलाया गया। बंगाल में द्वैत शासन चला 1765 से 1772 तक। और ये किसने चलाया, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसे जो बंगाल में द्वैत शासन चलाया गया था ना, इसे ही भारत की लूट कहा गया है। किसे क्या कहा गया है, भारत की लूट कहा गया है। ठीक है, ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद 1772 ईस्वी में क्या हुआ, देखिए 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चला था। ठीक है, उसी समय 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को खत्म कर दिया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसे खत्म किसने किया, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक नोट पॉइंट बता देता हूँ। 1765 ईस्वी का जो समय था ना, ये 1765 ईस्वी का समय, इस समय को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल कहा गया। क्या कहा गया, युग प्रवर्तक काल कहा गया। और इसे युग प्रवर्तक काल किसने कहा, तो आपका आंसर होगा इल्बर्ट ने। किसने, इल्बर्ट ने। ठीक है, इल्बर्ट ने इसे 1765 ईस्वी का प्रवर्तक काल कहा था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, आप एक बार बिलीव करके जरूर जुड़ जाना। ठीक है, पॉलिटी की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। 14 से 15 सवाल आते हैं, जहाँ से मैं आपको 10 से 12 सवाल इन्हीं नोट्स में से मिला दूंगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पर। 1765 ईस्वी से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चला था, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के। और इसे ही भारत की लूट कहा गया है। ठीक है, उसके बाद 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन का अंत कर दिया था। कहाँ पर, ये बंगाल में था, है ना। आइए अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियमों के बारे में, जहाँ से डायरेक्टली प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए बात करें हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अपने भारत की, तो ये जो अपना भारत है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब से कब तक रहा था, तो आपका आंसर होगा 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक। 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक अपना भारत है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा था। जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने अलग अलग परीक्षाओं में देखे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट किसके प्रतिवेदन पर आया था या किसकी सिफारिश पर आया था, तो आपका आंसर होगा गुप्त समिति की सिफारिश पर। गुप्त समिति की सिफारिश पर ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इस समय जब ये एक्ट आया था, इस समय ब्रिटेन के पीएम थे आपके लॉर्ड नॉर्थ। इन लॉर्ड नॉर्थ ने ही 1712 ईस्वी में
गुप्त समिति का गठन किया था और इस गुप्त समिति की गठन की सिफारिश पर ही, इसके प्रतिवेदन पर ही ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके तहत क्या किया गया, इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए गए। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। और 1600 जो ईस्वी का राजलेख अधिनियम आया था, उसके तहत मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के एक व्यापारिक ग्रुप को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने के अधिकार प्रदान किए थे। किसने? तो आपका आंसर होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ही। ओके, देखिए इस एक्ट के तहत ही बंगाल में जो गवर्नर थे ना, बंगाल में जो पहले गवर्नर थे, उन गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसलिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्हें ही बंगाल का अंतिम गवर्नर कहा जाता है और इन्हें ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। ओके, आइए जानते हैं कुछ अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए बस आप ध्यान से एक लगन के साथ समझने की कोशिश करना। मैं इतना दावा करता हूँ ऐसे नोट्स आपको और कहीं नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, आप अपने प्रश्न उठा के देख लेना, इनसे बाहर नहीं जाएगा। देखिए बात करें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के समय इसके तहत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें 4 जज थे। कितने जज थे? 4 जज थे। ठीक है, 4 जज थे, जिसमें पहले मुख्य जज थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। 3 अन्य जज भी थे इसमें, जिसमें थे लॉर्ड हाइड, लॉर्ड जेम्स और लॉर्ड लेमिनिस्टर। ठीक है, आप अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, लेमिनिस्टर, ये मैंने तो यही पढ़ा। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसी एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। देखिए यूपीएसआई कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें ऊपर से पढ़ते चले जाओ, अनुच्छेदों को पढ़ते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है पॉलिटी को, क्योंकि यहाँ से बहुत वेटेज रहता है। यूपीएसआई में पॉलिटी का बहुत रोल होता है, इसलिए मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से पॉलिटी कवर कराऊंगा। मेरा दावा है यूपीएसआई में आप पॉलिटी में 10 से 12 प्रश्न यहीं से कराओगे। ठीक है, जो 3 से 4 प्रश्नों की जो एक्स्ट्रा मेहनत होगी वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर होगी। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से आप वहाँ पर कर सकते हो। अब देखिए बात करें कि इसी एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी और इसी के तहत कंपनी के शासन पर, जो पहले कंपनी का शासन चलता ना 1600, उसके तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कौन सा नियंत्रण? संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमें इतना ही जानना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी पॉइंट अलग से दिखता है तो है ना, उसे आप नोट डाउन जरूर करते जाना। इसी तरह से आप अपनी तैयारी को इंक्रीज कर सकते हो और अपनी मेहनत को एक नई डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, जो आपकी यूपीएसआई में आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, डरो मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। जहाँ पर ये कांस्टेबल बन के जाएंगे ना, वहाँ पर आप एक दिन यूपीएसआई बन के जाओगे। इसी आपको अपने सीने में लगा लो और ज़ोरों शोरों से मेहनत करने लग जाओ। ठीक है, आपके साथ साथ मेरा भी रिजल्ट बिगड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हताश होकर परेशान होकर बैठ जाऊँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर। देखिए इसमें हम जानेंगे अगला जो हमारा एक्ट है वो है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। 1781 का ये जो सेटलमेंट एक्ट है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये एक्ट क्यों लाया गया, क्या कारण थे इस एक्ट को लाने के, तो सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट थे ना, उस एक्ट में कुछ सुधार किए गए थे, उसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को सुधारा गया था। किसके कारण? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, ये जो एक्ट का प्रावधान किया गया था, ये सेटलमेंट एक्ट का प्रावधान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? यानी प्रावधान बाई माने किसके द्वारा? तो आपका आंसर होगा एडमंड बर्ग के द्वारा। एडमंड बर्ग के द्वारा ये संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया। ठीक है, यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है और ये मैंने 2-3 परीक्षाओं में देखा है। कांस्टेबल लेवल की में नहीं है, लेकिन अपर लेवल की परीक्षा में है। ये जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया था, संशोधनात्मक एक्ट आया था, इसे ही बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 की संज्ञा दी गई है। अब आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर की संज्ञा दी गई है।
निम्न में से किस एक्ट को बंगाल जूडिकेचर की संज्ञा दी गई है? तो आपका आंसर होगा 1781 की एक्ट को बंगाल जूडिकेचर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई देगा, इसे ध्यान से समझना। ये प्रश्न पूछा हुआ है एक परीक्षा में, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी परीक्षा, यूपीएससी लेवल की ही परीक्षा है। प्रश्न है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो आपका आंसर होगा निदेशक बोर्ड के तहत। निदेशक मंडल, निदेशक बोर्ड की प्रति गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। जो गवर्नर जनरल थे ना, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे, तो इनकी परिषद में 4 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति थे, और इनकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी? तो आपका आंसर होगा निदेशक बोर्ड के तहत। और ये निदेशक बोर्ड कहाँ पर था? तो आपका आंसर होगा ये इंग्लैंड में था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इन्हीं 2 अधिनियमों के बारे में जानते हैं, एक्ट के बारे में जानते हैं। क्लास कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो क्लास में कमेंट जरूर करना। और ये मैं दावा करता हूँ, ये नोट्स आपको, ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, जो मैंने यूपीएसआई को टारगेट करके ही बनाए हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि आपका यूपी कांस्टेबल नहीं निकला तो आप कैसे कराओगे? बात वो नहीं है कि मेरा यूपी कांस्टेबल में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, वहाँ पर किन्हीं कारणों की वजह से मैंने लैग किया है। मुझे पता है कि मैं, मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है, लेकिन उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हो जाता है कभी कभार, जब माइंड आउट ऑफ हो जाता है ना, और इतना प्रेशर आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो वहाँ पर हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। और मैं दावा करता हूँ पॉलिटी में आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। अभी मैं आपको हिंदी भी कराऊंगा, है ना, हिंदी और पॉलिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा यूपीएसआई के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।